गुड इवनिंग। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? कोई क्वेश्चन है हाँ तो सर। आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, आपको सभी गवर्नर जनरल आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी मैं सबको करवा दे रहा हूँ। मान लेते हैं कोई पूछ पूछ लिया जाए तो समझ लीजिएगा। देखिए, कल आपको लिटन तक बता दिया था। गवर्नर जनरल जो लिटन है, जो वर्नाकुलर एक्ट उनके समय में आया था, दिल्ली दरबार हुआ था, आर्म्स एक्ट आया था, और सिविल सेवा के उम्र को क्या है 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। ये लिटन के समय पे हुआ था। लिटन के बाद आता है रिपन। रिपन क्या सबसे उदारवादी व्यक्ति था, इसलिए इसे भारतीयों का उद्धारक कहा जाता है। भारतीयों का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि देखिए, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको इन्होंने निरस्त कर दिया। पहला कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें बताया गया 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने से रोका जाए। क्या किया? 7 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को, यानी बच्चों को कारखाना में काम करने से रोका जाए। दूसरी बात है, काम के घंटे निर्धारित कर दिया गया। इसका क्या निर्धारित कर दिया? काम के घंटे। देखिए, इसमें भी यूरोप के लोगों को ही फायदा था इसको लाने का, क्योंकि यूरोप में क्या था, पहले से ही काम के घंटे निश्चित थे। उसके बाद बच्चों को काम में नहीं लगाया जाता था, क्योंकि वहां पे आपको बोला कि एजुकेशन सबसे पहले लोगों तक पहुंचा। और लोगों तक जब एजुकेशन पहुंचे तो आप बच्चों को क्यों लगाएंगे ऐसे कारखाने में जो बहुत ही खतरनाक कारखाना होता है। आज भी देखिए, हमारे देश में इतने कानून बन जाने के बाद भी क्या होता है, जैसे चूड़ी बनाना, खिलौना बनाना, बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, इन सब में कारखानों में बच्चे का बहुत ज्यादा क्या है इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा। उन्होंने उनको 2024 में क्या नोबेल प्राइज दिया गया था, बच्चों को ऐसे कामों से छुटकारा, बाल मजदूर से उनको हटाना। और उनका एक संगठन है, यानी एनजीओ है, उनका नाम है बचपन बचाओ। उनके माध्यम से ऐसे काम किए जाते हैं। आप लोग पहले देखे कि चाय या ठेले के दुकानों पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। आजकल कानून थोड़ा सा टाइट होने पर शहरों में ऐसे काम नहीं होते। तो कारखाना अधिनियम लाया जाता है, मतलब कारखाना में काम करने का एक लिमिट एज होना चाहिए और घंटे निर्धारित कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन मतलब नगर पालिका, ग्राम सभा का जो चुनाव होता है उसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले इसको लाया। उसके बाद इलवर्ट बिल लाया गया। ये बहुत ही विवादित कानून था। कि देखिए, पहले क्या था कि अगर कोई यूरोपियन अपराध करता है तो उनका जो केस सुनवाई होगी, वो यूरोपियन क्या होना चाहिए, जजों के माध्यम से सुनवाई होगी। मतलब अगर कोई यूरोपियन भारतीय लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो ऐसे केस कहाँ जाएंगे? ऐसे केस यूरोपियन न्यायाधीशों के पास जाएंगे, भारतीय न्यायाधीशों के पास नहीं जाएंगे। तो लॉर्ड रिपन ने ये बोल दिया कि अब क्या है, अगर कोई भी कोई अपराध करता है तो वो केस कोई भी जज सुन सकते हैं। कोई भी जज क्या है, क्या कर सकता है, उसकी सुनवाई कर सकते हैं। उसकी सुनवाई क्या है, कोई भी व्यक्ति या जज जो है वो उसकी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इससे क्या है कि जो यूरोपियन लोग हैं उनको जरा दिक्कतें होने लगी।
क्योंकि यूरोप के जो जज थे, नस्लवाद के जो लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या न्याय अपनी तरफ ही देते हैं। तो यूरोप के जितने लोग थे उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारा जो पहले सिस्टम था कि हमारा जो कोई अपराध होता है या कोई भी केस होता है, वो यूरोपियन जो जज है उन्हीं के पास ही जाना चाहिए, ये नियम बन गया। तो इन्होंने ये नियम को क्या है बदल दिया था कि कोई भी यूरोपियन के पास नहीं जाएगा, मतलब सभी क्या है केस को क्या है सभी इसको सुन सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक शिक्षा आयोग इनके समय पे आया, एक शिक्षा आयोग इनके समय पे आया जिसको हंटर आयोग कहा जाता है। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। तो ध्यान दीजिएगा, और महिला शिक्षा पर बल दिया, प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं पर जो शिक्षा होती है यानी बालिका शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। तो इनके समय में लॉर्ड रिपन के समय पे ये सारे काम हुए। हाँ जी, तो लॉर्ड रिपन को क्या है भारत में उद्धारक कहा जाता है, ऐसे गवर्नर जनरल जो भारतीयों को उद्धारक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन आता है, उसके बाद आता है आपका लॉर्ड डफरिन। और आपको पता है कि जो लॉर्ड डफरिन है, इनके समय पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बता दिया था। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। उसी बाद आता है लॉर्ड लास्ट डाउन। देखिए आपके कोर्स में ये है नहीं, फिर भी पढ़ लीजिएगा। इनके समय में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया, भारतीय परिषद अधिनियम आया। देखिए इस परिषद का अधिनियम में भारत में पहली बार चुनाव हुआ था। भारत में प्रथम जो चुनाव हुआ था वो इस अधिनियम के माध्यम से हुआ था। कहाँ हुआ था, नगर पालिका में। नगर पालिका में सबसे पहले चुनाव हुआ था, तो उसमें क्या है इस अधिनियम के माध्यम से हुआ था। देखिएगा आप लोग बता सकते हैं उत्तराखंड का पहला नगर पालिका कौन सा है। देखिए भारत का पहला जो नगर पालिका है वो है मद्रास। मद्रास क्या है, भारत का पहला नगर पालिका है, भारत का पहला नगर पालिका ये मद्रास है। और उत्तराखंड का पहला जो नगर पालिका है वो है मंसूरी। यह है उत्तराखंड का पहला नगर पालिका। उत्तराखंड का पहला नगर पालिका क्या है, मसूरी। मसूरी क्या है, उत्तराखंड का पहला नगर पालिका। इसलिए देखिए आज भी जो उत्तराखंड का जो देहरादून और मसूरी है उनको एक ही नगर पालिका के अंतर्गत रखा गया है। आप जानते हैं कि जो मसूरी है इसको अंग्रेजों ने क्या है टिहरी रियासत से खरीद लिया था। टिहरी रियासत से क्या है खरीद लिया था, तो उसको पहला नगर पालिका बनाया। और पूरे विश्व भारत में पहला नगर पालिका कौन है, मद्रास है। मद्रास क्या है, पहला नगर पालिका। उसके बाद डुरंड आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, डुरंड जो आयोग है ये क्या है, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए डुरंड लाइन किसके किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। उस समय पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो अफगानिस्तान क्या है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो भी भारत का पार्ट था, आप जानते हैं। उसी में भारत और अफगानिस्तान के सीमा का निर्धारण कौन से आयोग ने किया है, डुरंड आयोग। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा किसने बनाया है, रेड क्लिफ आयोग कहता है या रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत और चीन के बीच में कौन सा लाइन है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। आपको जब फाइलों जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो उस समय आपको ये सारे चीज आपको पढ़ना है। तो ये क्या है, इसको बनाया गया था। आगे देखिए लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन बहुत ही पतिकवि शासक थे। बहुत ही क्या है, पतिकवि का मतलब भारतीयों को पसंद नहीं करते थे। उनको मानते थे कि जो भारतीय है ये नॉलेज में कमजोर होता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बहुत ही पतिगामी शासक थे या प्रतिक्रियावादी थे वो, पतिगामी या प्रतिक्रियावादी थे। इन्होंने सबसे पहले पुलिस आयोग की स्थापना की, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जो बाद में जाके यूजीसी बना। आप लोग जानते हैं यूजीसी का नाम जानते हो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया इनके समय पे, जो उच्च शिक्षा पर उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद क्या है, इनके समय पे बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पढ़ा था। इनके समय पे क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद इनके समय पे और एक दो लिख लीजिएगा, पुरातत्व विभाग का, पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। इसका पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। और छठा इनके समय पे क्या है, सेना आयोग बनाया गया। इसलिए आपको बताया था, जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी, उसमें जो पुरातत्व विभाग बनाया गया था वो किसके समय बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय पे क्या बनाया गया था, पुरातत्व विभाग बनाया गया था, जिसको आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड मिंटो, जिसको माले मिंटो सुधार का आपको बताया था। देखिए इनके समय में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था, बंगाल में शुरू हुआ था, आपको बताया था। इसमें पहली बार मास मूवमेंट ने भाग लिया था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये आपको बताया था। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। ढाका में हुआ था। इसका संस्थापक कौन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है, आपको बताया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक जरा बताइएगा, मैं तो बता ही दूंगा। उसके बाद माले मिंटो सुधार इसके समय पे आया था, माले मिंटो सुधार। और आपको बता कि ये जो माले मिंटो जो सुधार है, इसके माध्यम से मुस्लिम को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था, यह मताधिकार दिया गया था। और इन्हीं के समय पे इनका नारा था, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। देखा, मुस्लिम लीग का जो संस्थापक है सलीमुल्लाह, इनके संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह, जो ढाका के क्या थे, ढाका के नवाब थे। जो ढाका के नवाब थे उनका नाम था सलीमुल्लाह, और उन्होंने मुस्लिम लीग का क्या क्या गठन किया। किसका गठन किया उन्होंने, इन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, आप लोग जानते हैं। ढाका किस देश की राजधानी है, बांग्लादेश में। और अभी जानते हैं कि ढाका क्या है, सबसे प्रदूषित शहरों में से है। सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पे है। क्योंकि देखिए प्रदूषित का मेन कारण जानते हैं आप, जब से ये मोदी सरकार आया है तो भारत में एक चीज का बहुत बड़ा हानि हुआ है। दो चीजों का हानि हुआ है, एक तो बहुत ज्यादा हुआ है, दूसरे में कमी आया है। एक है चमड़ा उद्योग उद्योग और एक है कपड़ा उद्योग। भारत से कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग पूरी तरह से बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। क्योंकि भारत में जब आया तो यहाँ पे क्या है, एक तो नमामि गंगे शुरू किया था, उससे जो गंगा किनारे पर जितने भी चमड़े उद्योग थे उनको खत्म कर दिया गया। दूसरी बात है, यहाँ पे पशु बलि का थोड़ा सा बैन कर दिया गया था, स्लॉटर हाउस जिसे कहते हैं, जो काम करते थे। तो ये सब कहाँ चले गए, बांग्लादेश में चले गए, और बांग्लादेश में चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में है। इस समय देखिएगा बहुत सारे, अब हमारे देश में भी क्या है, बांग्लादेश से कॉटन का जो कपड़े होते हैं वो सब आते रहते हैं। और सबसे ज्यादा क्या होता है, जो अरब कंट्रीज होता है, इन देशों में इनके कपड़े बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्या है, लॉर्ड मिंटो के समय पे ये सारे घटनाएं घटी।
लॉर्ड मिंटो के बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार बता दिया हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। इसके समय पे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, कब? 1911 में। और क्या क्या दिया था, जो बंगाल प्रांत है वो उसको दो भागों में बांट दिया गया था। एक बंगाल प्रांत बना दिया गया था, और उसमें से दूसरा क्या कर दिया गया था, उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया था बंगाल से। बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया कब? 1911 में। और फिर क्या है, बिहार से उड़ीसा कब अलग किया गया? बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग कर दिया गया था, ये आपको बता दिया। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2000 को अलग हुआ। ये सारे क्या है, पॉइंट वाइज याद करके रखिएगा, तो ध्यान देगा। तो 11 में देखिए विभाजन कब हुआ था? 1905 में विभाजन किया गया था। और विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। 11 में क्या है, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया, और 36 में बिहार से गुजरात को अलग कर दिया, और 2000 को क्या है, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। तीसरी बात है कि दिल्ली से क्या है, दिल्ली को क्या है, हमारे देश की राजधानी बना है। कलकत्ता से दिल्ली कहाँ स्थानांतरित कब किया गया? 1911 में शुरू किया गया था, और 12 में क्या है, दिल्ली पहुंच गया था। समझिएगा। दूसरी बात है कि जो हिंदू महासभा है उसका गठन हुआ था। हिंदू महासभा को गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इनके क्या है, संस्थापक। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया, ये पहले अध्यक्ष भी थे। इन्होंने, मालवीय जी ने क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। हिंदू विश्वविद्यालय, आप लोग जानते हैं हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बनारस में या काशी में। तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया। और हिंदू महासभा का गठन किसने किया? देखिए हिंदू महासभा अलग है और आरएसएस अलग है, दोनों अलग अलग अंतर कर लीजिएगा, दोनों को एक मत मानिएगा। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है वो अलग है, और हिंदू महासभा अलग है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने बीएचयू का स्थापना करवाया था, जो बनारस में है। और एक बात आपको जानकारी रखना चाहिए कि बीएचयू को जो उद्घाटन किया था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। जो बीएचयू जो बनाया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका उद्घाटन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और उसी में क्या है, पहली बार गांधी जी पहुंचे थे। हिंदू विश्वविद्यालय जो बनाया गया था, यानी बीएचयू को जो बनाया गया था, उसमें क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनाया गया था उसके उद्घाटन सत्र में महात्मा गांधी जी पहुंचे थे। और उसका उद्घाटन किसने किया था? एनी बेसेंट ने करवाया था। किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने। मदन मोहन मालवीय क्या है, विश्व हिंदू महासभा का क्या है, या हिंदू महासभा का क्या है, संस्थापक है, और पहले अध्यक्ष भी थे। उसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे लखनऊ संधि हुआ था, या इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहा जाता है। अब बताइए इसमें समझौता क्या हुआ था, पहले समझ लीजिएगा। देखिए आपको पता है कि 1960 में क्या हुआ था, कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गया था, और जो मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया था 1906 में। तो अब क्या है, लगभग तीन पार्टी बन चुका था, एक नरमवादी या उदारवादी कांग्रेस पार्टी, एक उग्रवादी कांग्रेस पार्टी, और एक मुस्लिम लीग। तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ जो लखनऊ में, उसमें तीनों गुट आपस में मिल गए, यानी कांग्रेस उदारवादी कांग्रेस, उसके बाद उग्रवादी कांग्रेस, और आपका क्या है, मुस्लिम लीग। क्योंकि देखिए इसमें मिलने का एक रीजन ये था कि उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आपको मालूम है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो उससे क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का फिर से क्या है, एक उफान आया, एक कह सकते एक नया जोश पैदा हुआ लोगों के बीच में कि हमको फिर से एक होना चाहिए। तो लखनऊ में क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन हुआ। इसमें इसमें देखिएगा मदन मोहन मालवीय भी अच्छे भूमिका में थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, इन चार लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कौन कौन थे? एक तो मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उस समय। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक
और तीसरा है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इनके सहयोग से क्या है लखनऊ पैक्ट हुआ। और लखनऊ पैक्ट में क्या है, ये तीनों जो धड़े थे या अलग अलग जो गुट थे वो आपस में एक साथ आए, और सभी का उद्देश्य एक था कि अंग्रेजों से लड़ाई करना है, या अंग्रेजों से क्या है हमें स्वशासन प्राप्त करना है। इसलिए देखिए इसके बाद क्या 1916 में आप लोगों को बताया गया था होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन था? होम रूल आंदोलन। हाँ जी। अब देखिएगा इसमें जो अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन में, यानी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे अम्बिकाचरण मजूमदार। अम्बिकाचरण मजूमदार। और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान देगा। तो अम्बिका चरण मजूमदार और कौन थे लीग के, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इनके बीच में जो समझौता हुआ है उसे क्या कहता है? लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। और इस अधिवेशन में गांधी जी भी शामिल थे, और आपको बताया था कि इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिलने कौन आए थे? राजकुमार शुक्ल आए थे। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण ले गए थे, इसलिए क्या है 1917 में चंपारण का क्या हुआ? सत्याग्रह हुआ। उसके बाद मॉन्टेगू क्या है घोषणा पत्र आया। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया। देखिए भारत सरकार अधिनियम जो है इसमें क्या है, पहली बार प्रांतों में, पहली बार प्रांतों में जो पहली बार जो प्रांत है ना उसमें दो प्रकार के शासन होने लगे। इसको द्वि या ड्यूअल सरकार कहते हैं, या द्वि सरकार कहा जाता है। ठीक है, द्वि सरकार का मतलब समझ लीजिएगा। एक तो गवर्नर जो प्रांत में होते थे उनके माध्यम से शासन करना, और एक था मंत्री होते थे। तो देखिए गवर्नर जनरली क्या हेड था, मंत्री के ऊपर वीटो लगा सकते थे गवर्नर जनरल। इसलिए ये क्या है ज्यादा दिनों तक चला नहीं। इसलिए आप जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में लाया गया था, इस पर एक नियम बनाया गया था कि हर 10 साल बाद क्या हुआ इसका रिव्यू होगा, समीक्षा होगा। इसलिए क्या होता है इसी का समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग आया था? साइमन कमीशन आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन क्यों आया था, तो आप बताइएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या करने आए थे? रिव्यू करने आए थे। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो साइमन कमीशन है ये 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन 1927 में इसलिए बन गया था क्योंकि पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ रहा था। इसलिए जो वहां पे जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो हार रहे थे चुनाव, इसलिए वो क्या है कि भारतीयों को ज्यादा सुविधा ना दिया जाए, इसलिए क्या है 2 वर्ष पहले ही क्या है साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। तो ये आपको बताता। फिर इसी के समय पे क्या आया? रोलेट एक्ट। आपको पता है कि रोलेट एक्ट क्या है? बिना दलील बिना वकील के कानून थे, या इसको काला कानून कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब गिरफ्तार करके उसको कितने दिन के लिए भी क्या है पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। तो ऐसे कानून को क्या कहते हैं? रोलेट एक्ट कहते हैं। और इस कानून के विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने केसर हिंद लौटा दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया गया था। ये आपको बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर भी देखिए रिवीजन हो जा रहा है, कम से कम याद रहेगा, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ये देखिए जलियांवाला बाग, फिर अशोक आंदोलन इसी के समय शुरू हुआ। फिर आता है लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय पे क्या चोरी चोरा का कांड हुआ था, ये सब आपको बताया था। ठीक है, चोरी चोरा कहाँ पे है? फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर में है, जहाँ पे किसानों ने क्या है पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, इसमें लगभग 28 लोग मारे गए थे। इसके लिए क्या है 12 फरवरी 1922 को क्या है अशोक आंदोलन को वापस कर लिया। अशोक आंदोलन को वापस किया। स्वराज पार्टी गठन हुआ था, आपको पता था 1923 में स्वराज पार्टी गठन हुआ था, किसके नेतृत्व में?
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में गठित हुआ था, आपको बताया था। इसे कौन सा गुट कहते थे? इसको कहते हैं परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी गुट के लोग थे ये। और गांधी जी कौन से गुट के थे? आप परिवर्तनवादी गुट के थे। उसके बाद काकोरी कांड हुआ था, कहाँ पे? लखनऊ से पहले 1925। आप काकोरी कांड को क्या कहते हैं? अब काकोरी कांड को काकोरी ट्रेड एक्शन कहा जाता है। ये भी आपका नया शब्द आपको बताया। इसमें कौन कौन शामिल थे? रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद अशफाक उल्लाह खान। इन तीनों को, केवल आजाद को फांसी नहीं हुआ था, बाकी इन तीनों को फांसी हो गया था। तो ये कोई क्या है? काकोरी ट्रेन था, जो 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन नाम था, जहां शाहजहांपुर से कहा जा रहे थे? लखनऊ की तरफ जा रहे थे। जहां पे सरकारी खजानों को लूटा था। किन संगठन के लोगों ने लूटा था? आप लोग जानते हैं, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों ने लूटा था। किसके ने लूटा था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों ने क्या है? इस ट्रेन को लूटा था। ये आपको बताया। फिर आता है लॉर्ड इरविन। इनके समय में साइमन कमीशन आया था। देखिए, ये कमीशन आना कब था? 1929 में आना था। आया था, 27 में गठन हुआ और 1928 में भारत आया था। भारत के चारों तरफ विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी क्या है? भारतीय नहीं थे। लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाया गया था, उसका डेथ हो गया था। बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर ने लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए उनको मार दिया था गोली। इसको पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मार दिया था। ठीक है। उसके बाद जो बाटलर आयोग आया था, वो आया था। देखिए, बाटलर आयोग क्या है? ये देशी राज्य संबंधी था। जो देशी राज्य थे और अंग्रेजों के बीच में क्या संबंध होंगे, उस पर एक आयोग आया था। नेहरू रिपोर्ट आपको बताया था कि पहली बार यह बताया गया था कि अंग्रेजों ने कि आप लोग भी एक संविधान बनाइए, तब हम जाने कि आप भी शासन करने लायक है। तो अंग्रेजों के इस चुनौती को स्वीकार किया भारत के लोगों ने, और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या नेहरू कमेटी बना था, ये आपको बताया था। किसके नेतृत्व में नेहरू कमेटी बना था? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू मत लगाइएगा, मोतीलाल नेहरू लगाइएगा। ठीक है, उसको धन्यवाद। अब ये जो दीपावली घोषणा है, इसको थोड़ा समझिए, ये आपको नहीं बताया, पहले समझ लीजिए। ये क्या हुआ था 1929 में? लाहौर में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? लाहौर में। और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया। और इसी समय क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया था रावी नदी के किनारे का। अब जानते हैं लाहौर क्या है? कौन सी नदी किनारे पर बसा हुआ है? रावी नदी किनारे बसा। इसको तिरंगा झंडा कहा जाता है। और ये जो झंडा फहराया गया था, वो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। एक बात ध्यान रखिए, ये जो झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। इसलिए भारत का जब संविधान बनने के बाद, देखिए भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर को बन गया था। 26 नवंबर 1949 को बन गया था। लेकिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या है, झंडा फहराया गया था। नहीं, इस समय नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसको कहते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था इस अधिवेशन में। कौन सा प्रस्ताव? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया था। और इसी समय क्या है, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए जब संविधान बना तो उसको 26 जनवरी को लागू ना करके उसको क्या 26 जनवरी 1950 को लागू किया है। क्यों? क्योंकि इस 26 जनवरी को याद रखने के लिए, क्योंकि इस समय प्रथम क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसलिए क्या है, 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और उसी दिन क्या है 26 जनवरी 1950 को क्या है हमारे देश में संपूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर को लागू नहीं हुआ था संपूर्ण संविधान। इसलिए देखिए 26 नवंबर को क्या कहा जाता है, संविधान दिवस कहा जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रिपब्लिक डे बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज समझिए, पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरह से भारत के शासन व्यवस्था को भारतीय लोग द्वारा चलाया जाए, ये पूर्ण स्वराज का मतलब। टोटल इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, टोटल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, ये 1929 के जो लाहौर अधिवेशन है उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया। तब 1929 वाले अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए ये अब लोग का लिखा हुआ है, पूर्ण स्वराज की कल्पना की गई थी, उसके बाद असहयोग आंदोलन इनके समय में शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण स्वराज की अभिकल्पना प्रस्तुत किया गया था। दांडी मार्च शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, पश्चिम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, गांधी इरविन पैक्ट शुरू हुआ, कब हुआ, 5 जून 1930 को हुआ था। कौन सा आपका 5 जून 1930 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जिसमें यह बात किया गया था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा, उसमें महात्मा गांधी भाग लेंगे या कांग्रेस भाग लेंगे। ये सब आपको बता दिया हूं, फिर भी एक बार रिवीजन आपका हो जाए। तो ये किसके समय पे हुआ, लॉर्ड इरविन के समय पे ये सारे घटना हुए। लॉर्ड इरविन के बाद आपका एक गवर्नर जनरल रह जाता है, जो आपके कोर्स में है, लॉर्ड बेबल। फिर भी इनको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन का नाम समझ लीजिएगा, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको आपको बताया था, क्या बताया था, कम्युनल अवार्ड जिसको बताया था, जिसके माध्यम से क्या है दलितों को क्या है पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था, जैसे मुसलमानों को दिया गया था 1909 में, उसी प्रकार से 1932 में जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है या कम्युनल अवार्ड है, उसके माध्यम से दलितों को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन अधिकार। जिसके बाद में गांधी जी के विरोध के बाद क्या हुआ था, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, 1932 में हुआ था, पूना जेल में हुआ था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये भी क्या है, लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ था। पूना पैक्ट भी हुआ था, और भारत सरकार अधिनियम आया था 1935, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, ये 1935 में। लॉर्ड लिन लिथिंगो, इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ। आपको पता कि जब त्रिपुरा संकट हुआ था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए थे, और उसने अलग सा एक संगठन बनाया था, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प हुआ था, जिसमें क्या अलग से पाकिस्तान बनाने की बात पहली बार की गई थी। अलग से पाकिस्तान बनाने का बात की गई थी 1940 में। आपको बता था मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ये सारे चीज किया गया था। तो ये क्या है 1940। उसके बाद इनके समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्रिप्स मिशन आया। देखिए भारत क्रिप्स मिशन इनके समय पे आया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था, जिसको आप क्या है आजाद हिंद फौज कहते हैं, आजाद हिंद फौज। सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले राज बिहारी बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने कब कमान संभाला था, 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पे, सिंगापुर में। और इसी समय रेडियो से महात्मा गांधी को क्या बोला था, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला। ठीक है, ध्यान देगा। तो ये सारे घटना कहाँ हुआ, इनके समय पे हुआ। जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछिएगा।
ठीक है, इसके बाद आपको दो और जो गवर्नर जनरल है वो आपके कोर्स में नहीं है तो बता देता हूँ। एक था लॉर्ड बेबल और एक था लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन के बारे में आपको बता दिया था क्योंकि ये 1947 में आए थे और इनके समय में क्या है, भारत विभाजन हुआ था। और इनके समय में क्या होता, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था, 1946 को। हाँ जी। और इनके समय में क्या, भारत विभाजन हुआ था। आपको बताया था कि लॉर्ड जो माउंटबेटन है ये पहले व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी ब्रिटिश अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और आपको बता कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो भी क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता था कि 18 जुलाई 1947 को भारत विभाजन प्रस्ताव ब्रिटिश संसद से पारित हुआ था। संसद से पारित, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। जो भारत विभाजन प्रस्ताव है वो 18 जुलाई 1947 को कहां से पारित हुआ था, ब्रिटिश संसद पारित हुआ था। और 47 में यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो देश अलग अलग बन गए। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है, लियाकत अली खान। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये सारे चीज आपको बता दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, अंग्रेजों की तरफ से अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल। इसी प्रकार से क्या भारत में जितने भी गवर्नर जनरल थे उस सब लगभग क्या है सारे आपको बता दिया है। उसमें आपके कोर्स में जो जो है उसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, जो आपके कोर्स में है, आपके पास सिलेबस है, उसके हिसाब से उसको देख के उसको थोड़ा सा नोट बना लीजिएगा। बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टाइम हो तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए घबराइएगा मत, उसको भी पढ़ लीजिएगा अगर टाइम है। किसी कोई सवाल है, नहीं तो अब दूसरी मीटिंग में शुरू करेंगे क्योंकि टाइम होने वाला है। पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप लोगों का मन में है तो आप उसको पूछ सकते हैं।